नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में बेसिकली हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी के मॉक टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर मंथ में यूपी ट्रिपल एससी का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से काफी समय से तैयारी भी कर रहे हैं। आपकी इस तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से ज्ञान सर के मार्गदर्शन में इन 55 क्वेश्चंस के एक मॉक टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। ये सभी के सभी 55 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट और यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इन सभी 55 क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। आप इन सभी 5 सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इनमें हम हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड साइंस के ऊपर बात करेंगे। जीएस के क्वेश्चंस की अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर बहुत सारे जीएस के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वीडियोस और क्विजेस के फॉर्म में। आप उनको सॉल्व करके भी जीएस के क्वेश्चंस में बहुत बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इन सभी 55 क्वेश्चंस की आंसर की भी आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर आपसे छूटा है तो आप वीडियो के एंड में अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम को जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहां से भी फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए, यहाँ पर अमित जी की बात हो रही है। अमित ने 60, 72, 53, 90 और 74 स्कोर किया है हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम भी हैं मैथ्स, सोशल स्टडीज, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। आपसे पूछा जा रहा है कि अमित के एवरेज मार्क्स जो हैं सभी सब्जेक्ट्स के वो क्या होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, सभी टर्म्स का सम करिए और अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे उनको डिवाइड कर दीजिए। तो जितने आउटकम्स होंगे वो नीचे आएंगे और जो सम है वो ऊपर आएगा। तो चलिए करते हैं इसको। 60, इसके बाद 72 है, इसके बाद 53 है, इसके बाद के जो दो हैं वो 90 और 74 है। अगर हम यहाँ पर एवरेज लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्योंकि 5 है तो उसे डिवाइड करना होगा। इस पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 349 और अपॉन में जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे सो ये आंसर आपका 69.80 होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एवरेज मार्क्स होंगे सभी सब्जेक्ट्स में अमित के वो 69.80 होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवरेज मार्क्स पूछे गए हैं, एवरेज परसेंटेज मार्क्स नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज मार्क्स होगा तो चीजें डिफरेंट होगी। आपको 100 का भी यहाँ पर सहारा लेना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंडाइसेस एंड सर्ट से है। 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 20 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x की पावर x की वैल्यू क्या होगी। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 की पावर x माइनस 1 को हम 4 की पावर x अपॉन 4 भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू में 20 होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 की पावर x कॉमन है, सो 1 प्लस 1 अपॉन 4 यहाँ पर आएगा, इक्वल्स टू में 20 है। एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू 5 अपॉन 4 बनती है, इक्वल्स टू में 20 आएगा। और अगर आप देखें सो 5 से यहाँ पर कैंसिल होके 4, सो 4 की पावर x इक्वल्स टू 4 इंटू 4 का मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16। और आप सभी जानते हैं कि जब इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम होता है तो पावर्स कंपेयर की जा सकती हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी और क्योंकि हमें x की पावर x चाहिए तो हम यहाँ पर x की पावर x का मतलब 2 की पावर 2 को निकालेंगे, दैट इज 4। सो क्योंकि हमें 4 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। अगेन यहाँ पर एवरेज का एक क्वेश्चन है। देखिए, एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक है मैथ्स के अंदर, जहां से कम 2 क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्टेड हैं। तो जरूर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें। देखिए, एवरेज निकालना है। यहाँ पर इस बार आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स हैं, यानी कि टोटल जो टर्म्स हैं वो आपके पास यहाँ पर 6 हैं इस बार। तो एवरेज निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सम करेंगे और अपॉन में टोटल नंबर होना चाहिए। सम की
बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो टर्म्स हैं इस बार वो क्यूब और स्क्वायर की फॉर्म में है। सो 1 का क्यूब आप सभी जानते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 है, 5 का क्यूब यहाँ पर 125 है एंड 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 होगा। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू है ये आपके सामने 209 आएगी और 209/6 ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस यहाँ पर डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पर फ्रैक्शन में ही अपना आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर पावर्स बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। 6 की पावर 2.7 है, इनटू में यहाँ पर 216 लिखा है और आप सभी जानते हैं 216 को हम 6 का क्यूब कहते हैं। सो 6 का यहाँ पर क्यूब होगा और क्योंकि ऊपर भी 1.5 है तो हम यहाँ पर 1.5 मेंशन कर सकते हैं पावर में, और इस पूरे की जो पावर आप देख रहे हैं वो 1/4 है। आप सभी जानते हैं कि जब बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है और बेस सेम होता है तो ऐसे में पावर्स को ऐड किया जा सकता है। सो 6 की पावर यहाँ पर 2.7 इनटू में यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 1.5 को हम यहाँ पर 4.5 लिख सकते हैं और इस पूरे की होल पावर इस समय 1/4 चल रही है। सो अगेन क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो 2.7 प्लस यहाँ पर 4.5 आ जाएगा और इस पूरे की पावर यहाँ पर 1/4 है। जब आप इसको ऐड करेंगे ये वैल्यू 7.2 होगी और अपॉन में 4 करने पे द ओवरऑल वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 रेज़ टू द पावर 1.8। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। पावर्स के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से करिए बिकॉज कई बार हम पावर्स को ध्यान से नहीं देखते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन और पावर के मल्टीप्लीकेशन दोनों में गलती कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए माफ कीजिएगा, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप इसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए 40 लीटर यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है जिसमें 25% पानी है। तो अगर हमारे पास 40 लीटर मिश्रण है यानी कि मिक्सचर है और इस मिक्सचर की यहाँ पर खास बात दी गई है कि इसमें 25% पानी है, तो आप सभी जानते हैं कि 40 का 25% कितना होता है, 10 लीटर। देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। 40 को जब आप 25% करेंगे तो परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25 4 जा 100, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10 लीटर। तो अगर 40 में 10 लीटर पानी है, वाटर है, तो बचा हुआ जो आप देख रहे हैं 75% वो क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट्स 30 लीटर आपका दूध होगा यानी कि मिल्क होगा। अब आपसे कहता है कि अगर मिश्रण में पानी को 40% करना है तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितने लीटर पानी मिलाएं कि मिश्रण में अब 40% पानी हो जाए। तो चलिए पानी के परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं। भाई वाटर का अगर हमें परसेंटेज निकालना है मिश्रण में तो कैसे निकाल सकते हैं, वाटर अपॉन में मिक्सचर इनटू में 100%। तरीका तो यही है करने का। तो अब आप देखिए पानी पहले कितना था, पहले था पानी 10 लीटर, आपने कितना और मिलाया, लेट से x लीटर आपने मिलाया, तो अब मिश्रण कितना हो गया, पहले था 40 लेकिन x लीटर मिलाने के बाद मिश्रण भी x लीटर बढ़ गया। और अगर आप देखें तो ये पानी का परसेंटेज है नया वाला, और नया वाला परसेंटेज कितना होना चाहिए, 40%। तो 40% मतलब 40/100। देखिए काफी आसान है परसेंटेज को यहाँ पर सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अगर आप देखें 20 से कैंसिल की जा सकती है, तो ये वैल्यू 2/5 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर इसे। 50 प्लस 5x की जो वैल्यू है ये बराबर होगी 80 प्लस 2x के। तो 3x की वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगी और द आंसर ऑफ x विल कम आउट टू बी 10, यानी कि 10 लीटर यहाँ पर पानी मिलाया जाएगा। तो 40 लीटर जो दूध है, अब आप देखिए 10 लीटर पहले था, 10 लीटर आपने वेरीफाई करिए इस बात को, 10 लीटर पहले पानी था और बाद में आपने 10 लीटर पानी और मिला दिया, और मिश्रण कितना हो गया, पहले 40 था, 10 बाद में और बढ़ गया। तो ऊपर 20 है नीचे 50 है, इंटू में 100 करेंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी 40% हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने अपने आंसर को भी वेरीफाई कर लिया कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर कितना हम पानी मिलाएंगे, 10 लीटर पानी मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक बार ग्राफ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखिए बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टेबुलर फॉर्म हो गई या फिर लीनियर ग्राफ हो गया, ये सब ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्योंकि इतने सारे ग्राफ्स पूछे जा रहे हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस आपके ग्राफ से होंगे, इसलिए ग्राफ पर जरूर ध्यान दें। अगर आप ग्राफ्स पे ध्यान देंगे तो आप मैथ्स में बहुत ही आसानी से चीजों को कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में बाकी सभी अगर आप देखें टॉपिक्स तो वहां से 5 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन अकेले ग्राफ की अगर आप बात करें तो वहां से 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसीलिए इन 55 क्वेश्चंस में इनको जरूर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए एक बार ग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ प्रदान किया गया जो बार ग्राफ है वहां 2001 से 2005 तक
विभिन्न जनगणना वर्षों में शहर पी की लाखों में जो जनसंख्या है वो दर्शाई गई है। यानी कि अगर आप देखें तो ये 200 लाख है, 350 लाख है, 300 लाख है, 400 लाख है और 500 लाख है। और ये 2001 से लेकर 2005 तक जो पॉपुलेशन है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2002 से 2005 तक जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब आप देखिए 2002 में 350 लाख थी और 2005 में कितनी हो गई, 500 लाख हो गई। यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 150 बढ़ गया, 150 लाख बढ़ गई। लेकिन बेस क्या है, बेस तो 2002 है, पुराना वाला ही होगा, तो पुराने वाले के कंपैरिजन में ही बताएंगे ना कितना बढ़ा है। तो जब आप इसको 350 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100% कर दीजिए, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 बार कटेगा, नीचे 7 बार कटेगा, यानी कि ये वैल्यू 300 बटे में 7% होगी। लेकिन क्योंकि हमसे फ्रैक्शन में पूछा नहीं गया है, यहाँ पर हमसे आप कह लीजिए जो एक सर्ट फॉर्म होती है उसमें पूछा जा रहा है, सो ऑब्वियसली हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 42 होल 6/7%। सो क्योंकि 42 होल 6/7% ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। फ्रैक्शन को जरूर ध्यान से सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछले जनगणना वर्ष की तुलना में किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। देखिए प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक पूछी जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 200 से 350 के बीच में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए 150 यूनिट की वृद्धि हुई है और पीछे क्योंकि हमारे पास 200 है तो जरा देखते हैं कितने परसेंट है ये। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 75%, यानी कि हम कह सकते हैं 2001 में तो 75% का इंक्रीमेंट हुआ है जनसंख्या में। 2002 की बात करते हैं। अब आप देखिए 2002 से 2003 में तो इंक्रीमेंट थोड़ी हुआ है, यहाँ पर तो डिक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमसे तो परसेंटेज इंक्रीज की बात की गई थी, तो यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है तो ले नहीं सकते। 300 से 400 की बात करते हैं, देखिए 100 यूनिट्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। सो 100 अपॉन में, क्योंकि पीछे वाला बेस 300 का है तो यहाँ पर 300 करेंगे, इंटू में यहाँ पर 100 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी 33 होल 1/3%, या कह लीजिए 33.33%। सो 2003 में जो देख रहे हैं आप वो 33.33% है। इस बात को ध्यान देंगे। माफ कीजिएगा ये 2003 की नहीं है, ये 2004 की है। तो 2004 में जो आप देख रहे हैं 2003 के रिस्पेक्ट में 2004 में तो वो इतना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अब अगर यहाँ पर आप देखें 400 से 500 के बीच में तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि 100% का इंक्रीमेंट है। सो 100 अपॉन में 400 होगा, इंटू में जब आप यहाँ पर 100 करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करने पे ये वैल्यू 25% आएगी। अब यहाँ पर आप चीजों को ध्यान से समझें। देखिए यहाँ पर 75% का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर तो डिक्रीमेंट है इसलिए ले नहीं सकते। यहाँ पर अगर आप देखें तो 33.33% का इंक्रीमेंट हुआ था और यहाँ पर अगर आप देखें तो 25% का इंक्रीमेंट है। तो ओवरऑल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आपको कहां दिखता है, 2001 से 2002 के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ष 2002 है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब आप देखिए पिछले जनगणना वर्ष की तुलना में किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिक है, यानी कि हमें आगे वाला वर्ष बताना है। सो ऑब्वियसली आप 2001 के बाद जब 75% का इंक्रीमेंट हुआ तब 2002 में जनसंख्या बढ़ी, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं और वो आगे वाला वर्ष ना लगा के पीछे वाला वर्ष यानी कि 2001 लग कर देते हैं और वो वहां पर गलती हो जाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले जनगणना वर्ष की तुलना में किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है। इस बार सबसे कम की बात हो रही है, लेकिन आप देखिए कमी नहीं बोल रहा, प्रतिशत वृद्धि ही अभी बोल रहा है, लेकिन कम की बात कर रहा है। तो अब आप देखें ध्यान से, यहां पर आपको पता है कि 75% का इंक्रीमेंट हुआ था, अभी हमने पीछे देखा। यहां पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वृद्धि की बात की गई है, कमी की बात नहीं की गई। यहां पर अगर आप देखें तो ये 33 होल 1/3% का था और यहां पर अगर आप देखें तो 25% है। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, सबसे कम वृद्धि हुई है 2005 में, यानी कि 2004 से 2005 आते आते सिर्फ और सिर्फ 25% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पर 2005 होगा। सो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 2001 से 2002 और 2004 से 2005 में क्रमशः वृद्धि हुई जनसंख्या का अनुपात कितना है, या बढ़ी हुई जनसंख्या का अनुपात कितना है। देखिए 2001 से 2002 में कितना बढ़ी है, 2001 से 2002 में हम कह सकते हैं कि 150 बढ़ी है, 150 लाख। और 2004 से 5 में देखिए 4 से 5 में हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट बढ़ी है। अब अगर आप 150 और 100 का रेशियो लेंगे तो बहुत ही आसान है, ये 3:2 का यहाँ पर रेशियो होगा, 3:2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए शहर पी में 2001 से 2005 तक सभी वर्षों की औसत जनसंख्या लाखों में कितनी है। अब इस बार इन सभी को ऐड कर लीजिए और उसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए सबको ऐड करते हैं,
200 प्लस 350 इसका मतलब हो गया 550, 550 प्लस 300 मतलब 850, फिर 1250, उसके बाद 1750। तो जब आप 1750 का यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 320 इन लैक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एवरेज जो पॉपुलेशन है सभी वर्षों की मिला के वो 320 लाख है, जहां पर 2002-3 के अंदर डिक्रीमेंट भी हुआ था। तो आई विश कि ये 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार अब हम यहाँ पर लाइन ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। लाइन ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। कई बार यहाँ पर क्रॉस होने की वजह से वैल्यूज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड हो जाती हैं, या फिर कह लीजिए थोड़ी सी ऐसी जंबल्ड हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें। यहाँ पर जो लाइन ग्राफ आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर 5 अलग अलग शहरों की बात करी गई है। ये शहर कौन कौन से हैं? देखिए, जालंधर, मुंबई, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। और यहाँ पर बेसिकली जो फल हैं, तो 3 अलग अलग फलों की यहाँ पर बात की जा रही है, और उनका जो रुपए पर केजी, या कह लीजिए कितने रुपए वो किलो है, उनका जो भाव है या प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये तीनों फ्रूट कौन से हैं? सेब, अमरूद और चेरी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दें। देखिए, एप्पल के लिए यहाँ पर ये कलर यूज किया गया है, यानी कि जो इसको आप देख रहे हैं, इस वाले को, ये जो ग्राफ की लाइन के जो प्लॉट जा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं एप्पल। ठीक है, इसके बाद गुआवा रेड वाला है, जो आपको ये रेड वाला दिख रहा है वो गुआवा की है, और जो चेरी है वो आपका ये ग्रे वाला है। तो जब आप वैल्यूज को देखें तो बहुत ही ध्यान से चीजों को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कानपुर शहर में सभी फलों का औसत मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में कितना है? अब आप देखिए कानपुर शहर कहाँ है, ये रहा कानपुर शहर। अब कानपुर शहर में देखिए ये 180, ये क्या है? ये देखिए रेड कलर की लाइन है, देखिए, और रेड कलर की लाइन गुआवा है, मतलब ये गुआवा है। 120 की बात करते हैं, और यहाँ पे 90। देखिए ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये 90 को बता रहा है, और ये जो ग्रे वाला पॉइंट है ये 120 को बता रहा है। मतलब 120 यहाँ पर क्या है? चेरी है। और ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं 90, यहाँ पर एप्पल है। देखिए वैसे तो हमें यहाँ पर सिर्फ तीनों को ऐड करके यहाँ पर डिवाइड करना है एवरेज लेने के लिए 3 से, लेकिन आप इस बात को समझें कि कौन सा जो लाइन का कलर है वो किस फ्रूट को यहाँ पर दर्शा रहा है। क्योंकि कई बार हमसे सिर्फ एक फ्रूट की बात करेगा, तो ऐसे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गलत वैल्यू किसी दूसरे फ्रूट की आपने ले ली, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की आपने ले ली, तो ऐसी कंडीशन में आप मान के चलें कि आप सही सवाल को गलत कर बैठेंगे। तो ये वहां पर मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम है, जॉब बहुत ही लिमिटेड है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर सकते। तो चलिए जल्दी से एवरेज लेते हैं। 180 प्लस 120 प्लस 90, अगर आप इन सबको ऐड करें तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपके सामने, ये 490 है। और क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 फ्रूट्स हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 400/3, 490/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, किन शहरों में सभी फलों की कीमत सबसे ज्यादा है? तो अब आप ध्यान से देखें तो एक इन सभी को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, तीनों फ्रूट्स को, सभी शहरों के लिए। तो पहले हम यहाँ पर जलंधर की बात करेंगे। देखिए जलंधर में 160, 110 और 60 है, यानी कि टोटल जो वैल्यू है ये 330 होती है। 160 प्लस 110 270 प्लस 60 330। यहाँ पर देखते हैं 170 प्लस 130, यानी कि ये वैल्यू हो गई 300, और यहाँ पर है 90, यानी कि 390 है ये वैल्यू। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, 180 प्लस 120, ये वैल्यू यहाँ पर 300 और नीचे 90 है, मतलब ये वैल्यू भी 390 है। यहाँ पर देखते हैं 190 प्लस 90 280 प्लस 30, यानी कि हम कह सकते हैं ये वैल्यू 310 है। और लास्ट अगर बात करें 160 प्लस 40 200 और 220, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 390 और 390 यहाँ पर 2 जगहों पर आ रहा है, एक तो मुंबई और एक कानपुर में। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुंबई और जो कानपुर आप देख रहे हैं, ये वो 2 शहर है जहां पर कीमत सबसे ज्यादा है इन फलों की। तो आई विश कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन आया जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। सभी शहरों को मिलाकर चेरी की औसत लागत कितनी है? यानी कि चेरी का आपको यहाँ पर एवरेज प्राइस बताना है। अब देखिए चेरी के लिए यहाँ पर कौन सा कलर दिया गया है? ग्रीन कलर। मतलब ग्रीन कलर की जो वैल्यूज हैं, जो सबसे नीचे वाली वैल्यूज होंगी वही चेरी की होंगी। अब आप देखिए यहाँ पर एक वैल्यू 60 है चेरी की, एक 90 है। अब आप देखिए दूसरी चेरी की वैल्यू क्या है? अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपसे बात कही थी। अब चेरी की अगली वैल्यू 90 लेंगे या 120 लेंगे? अब आप इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। ऐसे ही अब आप वैल्यू भी ले लो। देखो ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और ये तीसरी वैल्यू है। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो चेरी आप देख रहे हैं वो नीचे वाली वैल्यू पे आएगा, और नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर ये 90 है ना? तो यही कंफ्यूजन यहाँ पर होगा। 90 मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ क्रॉस कर गया है, और स्टूडेंट्स क्रॉस करने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आपको
यहाँ पर एप्पल दिखाई दे रहा है, एप्पल के लिए ये वैल्यू 90 है, तो प्लीज यहाँ पर गलती ना करें। चेरी के लिए आपको सेकंड नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ ने ऊपर क्रॉस करके एप्पल को वो ऊपर आया है। इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 30, और यहाँ पर देखिए फिर से प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है आपको। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे यहाँ पर चेरी है, तो सबसे नीचे वाली जो 20 आप देख रहे हैं वही चेरी की वैल्यू है। इसीलिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान से करें। तो अब हमको यहाँ पर क्योंकि औसत लागत लेनी है तो हमें यहाँ पर सम अपॉन में टोटल टर्म्स यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए सम कितना होगा, एक तरफ है 60, एक तरफ है 90, एक तरफ है आपके पास 120, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है 30 और फिर है 20। इन सबको ऐड करिए, देखिए 9 + 6 15 150, फिर यहाँ पर 270 हो रहा है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 320 है। सो 320, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 हैं टोटल आउटकम्स चेरी के, 5 शहरों के, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी 64 रुपीज पर केजी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो आई विश कि अब आप क्रॉस होते समय लाइन ग्राफ में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शहर कानपुर की तुलना में वाराणसी शहर में अमरूद के मूल्य में प्रति किलोग्राम कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब आप देखिए कानपुर ये है, कानपुर में अब आपको गुआवा ढूंढना है, मतलब ये रेड कलर में आप वैल्यू ढूंढेंगे। अब आप देखिए रेड कलर की वैल्यू कौन सी है, रेड कलर की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 180 आपको दिखाई देगी। और इसके बाद अगर बात करें वाराणसी, तो देखिए ये है वाराणसी, लेकिन वाराणसी में किस फ्रूट को देखना है, अमरूद को देखना है। और अमरूद अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक मिनट, शहर कानपुर की तुलना में वाराणसी शहर में अमरूद की, जी हाँ अमरूद को यहाँ पर भी देखना है। तो देखिए अमरूद अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो गुआवा के लिए अगेन रेड लाइन है, तो यहाँ पर देखिए रेड कहाँ पर है, रेड यहाँ पर ये 20 लेंगे या 40 लेंगे। अब यहाँ पर मे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर 40 लेना होगा। जब आप यहाँ पर 40 लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 140 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये कितने पे आ रहा है, ये 180 पे आ रहा है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। सो क्योंकि 180 पे आ रहा है और इंटू यहाँ पर आपको 100 करना पड़ेगा। आप इसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 2 7 और 2 9, यानी कि 700/9 ये यहाँ पर वैल्यू होगी परसेंटेज में। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू देखिए कितनी होगी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 77.78% के आसपास आने वाली है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं अमरूद के लिए यहाँ पर फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए गुआवा की यहाँ पर बात चल रही थी, कानपुर शहर में गुआवा आपको देखना है जो कि रेड कलर है। तो रेड कलर यहाँ पर आप देखिए 180 आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको रेड कलर चाहिए। देखिए ये तो मरून यानी कि एप्पल की वैल्यू है, और यहाँ पर अब आप देखिए सेकंड वाली की वैल्यू 40 है और यहाँ चेरी की वैल्यू यहाँ पर 20 है। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर 40 आपको लेना होगा अमरूद के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शहर लखनऊ में अमरूद की कीमत प्रति किलो और जालंधर शहर में सेब की कीमत प्रति किलो के बीच में कितना अनुपात है। अब आप देखिए लखनऊ शहर ये रहा, और लखनऊ शहर में आपको क्या लेना है, अमरूद की कीमत प्रति किलो। तब आप देखिए गुआवा रेड वाला है, तो यहाँ पर अमरूद कितना है, 90 रुपीज है। और अगर आप बात करें जालंधर में सेब की, तो देखिए सेब के लिए ये मरून कलर है और जालंधर यहाँ पर ये रहा। सो देखिए सेब यहाँ पर 110 का है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखें तो अनुपात यहाँ पर आपको लेना है, लेकिन पहले लखनऊ का अमरूद है, यानी कि 90 आपको पहले लिखना होगा और फिर बाद में आपको 110 लिखना होगा। इसको सॉल्व करेंगे 9:11, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई विश कि आपको ये भी बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हिंदी के पैसेज आपके सामने आने वाले हैं, यानी कि अगले 15 क्वेश्चन हिंदी की हम यहाँ पर देखेंगे। पैसेज की खास बात ये होती है कि आप पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को करें। तो चलिए एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर पैसेज को पढ़ूंगा, ध्यान से इस पैसेज को आप सभी सुनेंगे ताकि एक ही बार में क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर पाए। थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किए थे, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। एक बार जब वह बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई, क्या आपको दुख नहीं होता? तब एडिसन ने कहा, मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वह जल्दी ही हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास जारी रखे और हार नहीं मानी। वैसे तो सर एडिसन ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों आविष्कार किए थे, लेकिन उनके सबसे बड़े और महान आविष्कार में बल्ब की खोज मानी जाती है। आखिर वह दुखद दिन आया जब 8 अक्टूबर 1931, अब देखिए जहां पर आपको कुछ कीवर्ड मिले उनको मार्क करिए। 8 अक्टूबर 1931 के दिन थॉमस एडिसन ने अपनी आखिरी सांसें ली और न्यू जर्सी के वेस्ट
ऑरेंज लेवलिन पार्क, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज लेवलिन पार्क में एडिसन का निधन हुआ था। ठीक है, जिस दिन थॉमस एडिसन की मृत्यु हुई थी उस दिन अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका का झंडा नीचे कर दिया गया था। सर एडिसन के सम्मान में पूरे 1 मिनट के लिए अमेरिका की सभी जगह लाइट बंद कर दी गई थी और सभी शांत होकर थॉमस एल्वा एडिसन को याद कर रहे थे। यह महान आविष्कारक भले ही आज हमारे बीच में उपस्थित ना हो, लेकिन किसी समय बेवकूफ कहे जाने वाले बच्चे से लेकर एक महान जीनियस तक का सफर तय करने वाले सर थॉमस एल्वा एडिसन हमेशा ही हमारी यादों में जीवित रहेंगे। देखिए यहाँ पर बल्ब के आविष्कार की बात करी गई है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को भी आपको समझना है। तो आई विश कि आपने ये बहुत ही बेहतर तरीके से पैसेज को पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। एडिसन के सभी आविष्कारों में सबसे प्रसिद्ध जो आविष्कार है वो कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, डायनेमो का आविष्कार, जी नहीं। टेलीग्राफ, जी नहीं। बल्ब का आविष्कार, जी हाँ, यही सही होगा। चुंबकीय घड़ी का आविष्कार इन्होंने नहीं किया। ठीक है, सो बल्ब का आविष्कार यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश से पाठक को क्या शिक्षा मिलती है? हार मानकर दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए, मेहनत छोड़ देनी चाहिए या फिर कार्य दूसरों पर छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि एडिसन 1000 बार फेल हुए लेकिन उसके बाद उन्होंने बल्ब बनाकर दिखा दिया। सो प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। एडिसन की मृत्यु कब हुई? तो एडिसन की मृत्यु आप सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था, 8 अक्टूबर 1931 को एडिसन की मृत्यु हुई। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। एडिसन का निधन कहां पर हुआ था? सो आप सभी ने अभी पढ़ा था कि वेस्ट ऑरेंज लेवलिन पार्क में एडिसन का निधन हुआ था, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एडिसन की मृत्यु पर 1 मिनट के लिए अमेरिका में सभी जगह लाइट बंद कर दी गई थी। इस समय कहां के झंडे को झुका दिया गया था? तो अमेरिका के व्हाइट हाउस के झंडे को यहाँ पर झुका दिया गया था। सो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला एक पैसेज आपके सामने है। अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत को नींव बनाकर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी ने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। वह अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ बहुत अच्छे वक्ता भी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। अब देखिए जो की पॉइंट आपको मिलते जाए उसको टिक करते चलिए। 2 अक्टूबर 1869 को कहां पर हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ये वाली बात आप ध्यान देंगे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम यहाँ पर पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा जी से करवा दिया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही संपन्न हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने राजकोट में पूरी करी, राजकोट भी गुजरात में है। और मैट्रिक के लिए, ध्यान रखेंगे, मैट्रिक के लिए इन्हें अहमदाबाद भेज दिया गया। जैन धर्म की गहरी छाप, देखिए महात्मा गांधी के ऊपर किस धर्म की गहरी छाप है? जैन धर्म की गहरी छाप महात्मा गांधी के मस्तिष्क पर पड़ी। बाद में वकालत इन्होंने लंदन से पूरी करी। महात्मा गांधी ने वकालत यहाँ पर लंदन से पूरी करी। महात्मा गांधी का शिक्षा के प्रति यह मानना था कि भारतीय जो शिक्षा है वो सरकार के नहीं अपितु समाज के अधीन है। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कोट हो सकती है, सरकार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है, इस बात को आपको समझना है। इसलिए महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। 1920 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाकर अंग्रेजों को ललकारा। और 1930 में अगर बात करी जाए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि अगर हम बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्थापना करी। और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ने का यहाँ पर आह्वान किया, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। आपने इन आंदोलन के दौरान कई बार आप जेल भी गए। हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ, पर दुख की बात यह है कि नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जब वह संध्या प्रार्थना के लिए दिल्ली के बिरला मंदिर में जा रहे थे। ये मैंने अपनी तरफ से बताया है क्योंकि यही एक फैक्ट है। तो चलिए इतने सारे कीवर्ड्स देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो आपने देखा गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। किस धर्म की गहरी छाप महात्मा गांधी के मस्तिष्क पर पड़ी थी? तो जैन धर्म की गहरी छाप पड़ी थी, अभी हमने इसको पढ़ा था। महात्मा गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई कहां से पूरी करी? जी लंदन से पूरी करी, इस बात को ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी भारतीय शिक्षा को क्या मानते थे? तो अभी आपने पढ़ा द ब्यूटीफुल पार्क, द ब्यूटीफुल फ्लावर, द ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी या फिर द ब्यूटीफुल ट्री। सो ऑब्वियसली द ब्यूटीफुल ट्री कहते थे। आगे देखिए, वर्ष 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर शिक्षा क्रांति या फिर असहयोग आंदोलन। तो चलिए जल्दी से एक बार आपको पीछे लेके चलते हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर बात करी है 3 की। 1920 में
1930 में और उसके बाद 1942 में। तो ये तीन आपको ध्यान देने हैं। तो ऑब्वियसली 1930 में यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात की गई है, इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हिंदी ग्रामर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंख का पर्यायवाची, जी हाँ, लोचन ही होता है। ठीक है, तो लोचन यहाँ करेक्ट होगा। पावक तो यहाँ पर ये अग्नि का पर्यायवाची है। पयस्विनी की बात करें तो पयस्विनी यहाँ पर नदी का पर्यायवाची होता है। भूभृत की बात करें, भूभृत मतलब कोई कठोर चीज, कोई भारी चीज, या पहाड़ के लिए भी कई बार यूज करते हैं हम ये। तो लोचन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विलोम शब्द देखिए, जड़ का विलोम क्या है? जड़ मतलब कोई कठोर चीज, तो जड़ का यहाँ पर क्या होगा? चेतन। तो बहुत ही बार पूछा गया है, ध्यान रखें इस बात को जरूर, जड़ का चेतन। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो भविष्य में जो चीज होगी वो भावी होगी, यानी कि जो होना है। जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन अगर कोई पर्सन जीता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कि यही भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो भावी मतलब जो भविष्य में बनेंगे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। देखिए प्रेमचंद जी ने कई सारे उपन्यास लिखे, लेकिन उनमें से एक उपन्यास अधूरा रह गया, जिसका नाम था मंगलसूत्र। अलंकार, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, ये सभी भी प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं, लेकिन मंगलसूत्र एक ऐसा आप कह सकते हैं उपन्यास है जो अधूरा रह गया, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। कौन सा एक वचन है? एक वचन यहां आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सिंगुलर आपको बताना है। अन्य इमारतें, अब देखिए इमारतें हैं तो बहुत सारी होंगी, आंसर नहीं हो सकता। कौन सी? चूड़ियां, चूड़ियां बहुत सारी हैं। अच्छे कर्मचारी, कर्मचारी भी बहुत सारे हैं, देखिए अच्छे वर्ड बता रहा है। लेकिन अपनी मातृभाषा, मातृभाषा यहाँ पर सिंगुलर होगी, ये यहाँ पर एक वचन होगी। तो आई विश कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस करे जाएंगे, ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिन्मय ऊपर से 43 छात्रों की कक्षा में 19वें स्थान पर है। अब आप देखिए अगर टोटल यहाँ पर 43 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 43 लोग आपको दिए गए हैं, जिनमें एक बच्चा है जिसका नाम है चिन्मय, मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। तो चिन्मय जो है यहाँ पर 19वें स्थान पर है, मान के चलिए ऊपर से, तो यहाँ पर ये 19 है। चिन्मय की नीचे से रैंक आपसे पूछी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी ने पढ़ा है कि टॉप प्लस बॉटम -1 अगर आप करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो टॉप की वैल्यू आपको पता है 19, बॉटम से आपसे पूछी जा रही है -1 बराबर टोटल वैल्यू आपको पता है 43 है। तो जब आप यहाँ पर बॉटम की वैल्यू निकालेंगे तो ये 44 - 19 होगी, या हम कह सकते हैं कि नीचे से जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। तो यहाँ पर 25 करेक्ट आंसर है। जल्दी करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स में हम यहाँ पर एक स्टेप को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दी जाए टोटल में, आप उसमें एक जोड़ के दी गई रैंक को माइनस कर दें। तो क्योंकि जैसे 43 है तो एक जोड़ दीजिए, 44 हो गई ना, दी गई रैंक को माइनस कर दो, यानी कि 19 को माइनस कर दोगे, आंसर वहां से भी 25 आएगा। ये एक्चुअली में शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बल्कि ये ही -1 जब यहाँ पर आ जाता है तो ये स्टेप बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि हिंदी में एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी में पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी होती है, क्योंकि हम इंडियंस बेसिकली हिंदी में ही रिश्तों को बेहतर तरीके से जानते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए श्लोक कहता है। देखिए यहाँ पर ये श्लोक है, श्लोक क्योंकि मेल है तो हम उसको बॉक्स में रखेंगे। मान के चले यहाँ पे कोई महिला है जिसका नाम ए है, तो महिला की तरफ इशारा करते हुए श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ये वह का मतलब ये जो महिला है मेरी इकलौती बेटी, मतलब श्लोक की जो इकलौती बेटी है, लेट से मान के चलते हैं उनका नाम डी होगा। बेटी के ससुर, अब बेटी के ससुर कैसे होंगे? जब बेटी की शादी होगी, मान के चलिए कि बेटी की शादी यहाँ पर सी नाम के व्यक्ति से हुई है, और सी के यहाँ पर देखिए सी के जो फादर है जिनका नाम डी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बी के क्या लगे? बी के ससुर जी लगे। और ससुर जी की भी इकलौती बेटी है कौन? ये ए, यानी कि ये डी की यहाँ पर बेटी है ए, तो हम कह सकते हैं कि सी की बहन होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सवाल क्या पूछा गया है? महिला का श्लोक से क्या संबंध है? महिला कौन थी? महिला यही ए थी, तो महिला ए जो है वो श्लोक की क्या लगी? तो आप देखिए यहाँ पर बेटी, अगर आप यहाँ पर बेटी टिक करेंगे तो रियल होनी चाहिए, तो रियल तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो इनके समधी जी की बेटी है, तो ऑब्वियसली बेटी नहीं कह सकते। पत्नी तो हो नहीं सकती क्योंकि नीचे वाली जनरेशन में आ रही है। भाभी भी नहीं हो सकती क्योंकि नीचे वाली जनरेशन में, सेम जनरेशन में होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी रिलेशन नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर देखिए बेटी जैसी एक ऑप्शन जरूर दिया गया है, मतलब डॉटर इन लॉ। तो आप देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत पढ़ते हैं और गलत पढ़ाए भी जाते हैं टीचर्स के द्वारा भी। उनको लगता है कि डॉटर इन लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बहू होता है। बच्चों ध्यान रखें, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू बिल्कुल भी नहीं होता। बेहतर ये है, ये कहना चाहिए कि सिर्फ बहू नहीं होता। देखिए जब आप कभी किसी व्यक्ति को या किसी महिला को या किसी आप कह लीजिए पुरुष को
आप अपनी सगे रिलेशन में ना बांध पाए, तो ऐसी कंडीशन में लॉ आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप उसको वैसा रिलेशन दें। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई फादर है आपका तो रियल होगा, लेकिन अगर आपके आपके वाइफ का अगर कोई हस्बैंड है, सॉरी माफ कीजिएगा, वाइफ का अगर कोई फादर है या वाइफ की अगर मदर है, या मान के चलिए आपकी आपके ही कोई अगर फादर या मदर है, तो वो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ लगेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आप फादर किसी को नहीं कह पा रहे, तो लॉ आपको इस बात की इजाजत देता है कि वो आपके लिए फादर इन लॉ होंगे, यानी कि पिताजी के जैसे होंगे। सो फादर इन लॉ का मतलब कभी भी ससुर के सेंस में मत लीजिए उसको, सिर्फ फादर इन लॉ का मतलब है पिताजी के जैसा, मदर इन लॉ का मतलब है माँ के जैसा, डॉटर इन लॉ का मतलब बेटी के जैसा। बहू आपकी बेटी के जैसी है, इसलिए आप उसको बहू बोल देते हैं, अलग से नाम रखे हुए हैं। सन इन लॉ का मतलब दामाद बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दामाद नहीं है, सन इन लॉ का मतलब बेटे जैसा। तो अगर सही रणनीति के साथ और सही आपके लिए फैक्ट के साथ चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से होंगी। उम्मीद करूंगा कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंग्लिश वाले अगर सिर्फ डॉटर इन लॉ को देखेंगे तो उनको लगेगा बहू है, तो वो आंसर लगाएंगे नहीं, उनको लगेगा क्वेश्चन गलत है। बच्चों क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि उस शोरूम के ज्यादातर गैजेट महंगे हैं। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं से, मोस्ट गैजेट्स इन दैट शोरूम आर एक्सपेंसिव, यानी कि जो गैजेट्स हैं उस शोरूम में ज्यादा से ज्यादा जो गैजेट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं। तो यहां पर देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सम गैजेट्स इन दैट शोरूम आर एक्सपेंसिव, कुछ जो है वो एक्सपेंसिव होंगे। देयर आर चीप गैजेट्स ऑल्सो इन दैट शोरूम, ऐसा कहा गया है कि चीप, देखिए चीप की तो कोई बात ही नहीं हो रही। चीप का मतलब यहाँ पे सस्ते की बात है, सस्ते की बात नहीं कही गई ना यहाँ पे, तो नहीं कही गई तो हम यहाँ पर यह आंसर नहीं कर सकते हैं। हैंडलूम गैजेट्स, हैंडलूम्स की क्या बात हुई, कोई स्पेसिफिक गैजेट्स की बात कर रहे हैं क्या हैंडलूम जैसा कुछ, तो ये भी गलत हो गया। जिस चीज को मेंशन नहीं किया गया है स्टेटमेंट में, उसे हम अपने कंक्लूजन के रूप में नहीं रख सकते, इस बात को ध्यान दें। देर आर नो चीप गैजेट्स, देखिए अगेन चीप गैजेट्स की बात हो रही है, ये भी गलत। मतलब यहाँ पर चीप, यहाँ पर चीप और यहाँ पर हैंडलूम्स, ये तीन ऐसे वर्ड्स थे जिनकी जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं मिली, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अब आप पढ़िए, मोस्ट गैजेट्स इन दैट शोरूम आर एक्सपेंसिव, ज्यादातर जो गैजेट्स हैं उस शोरूम में वो महंगे हैं। तो सम गैजेट्स इन दैट शोरूम आर एक्सपेंसिव, तो कुछ तो महंगे होंगे ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट से रिलेट करेगा उसी को हम यहाँ पर सही करेंगे। अगला सवाल देखिए, कैलेंडर से है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर 15 जनवरी 2001 को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का दिन था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए इस बात को प्लीज ध्यान से समझें, कैलेंडर को पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका सभी का अलग होता है। कई बार कुछ लोगों की कोडिंग्स डिफरेंट होती हैं, हो सकता है कि मैं जिस कोडिंग के थ्रू आपको पढ़ाऊं वो कोडिंग आपकी डिफरेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी कोडिंग से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए, मैं अपनी कोडिंग से आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, आप दोनों को मैच कर लीजिएगा। कोडिंग भले चेंज हो लेकिन आंसर में कोई भी फर्क नहीं होगा, मेरा और आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर रेफरेंस होता है तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम अपने डे पर जो दिन दिया गया है उसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला काम करेंगे कि क्या सच में 15 जनवरी 2001 को फ्राइडे था, तो इसको चेक करते हैं। देखिए 15 जनवरी का कोड स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। 2000 का कोड 6 होता है, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है। 2000 यहाँ पर जो 2001 था उसको मैंने 2000 प्लस 1 में तोड़ दिया, ठीक है, 2000 प्लस 1 में तोड़ दिया, तो ये जो 2000 का कोड मैंने रखा है वो ये 6 है, और ये एक उसमें एक्स्ट्रा ईयर है, और एक में लीप कितने होंगे, एक भी नहीं, तो 0 यहाँ पर लीप ईयर। सबको ऐड करिए, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 6 22 प्लस 1 23, यानी कि यहाँ पर 23 आता है। जब आप इसमें ऑड डेज निकालेंगे 7 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, और 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 का मतलब होता है मंडे, क्योंकि वीक का आप सभी जानते हैं कि वीक का सबसे पहला दिन क्या होता है, संडे होता है। इस बात को ध्यान रखें, बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे गलत पढ़ते हैं कि वीक का पहला दिन मंडे होता है। जी नहीं, वीक का सबसे पहला दिन संडे होता है। और अगर कोई आपसे पूछे वीक का पहला वर्किंग डे क्या होता है, तब आप बोलेंगे मंडे होता है। तो देखिए यहाँ पर रियल में तो मंडे आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में फ्राइडे कह रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मंडे इन्होंने आंसर नहीं करा, ट्यूसडे भी आंसर नहीं करा, वेडनेसडे भी नहीं करा, थर्सडे भी नहीं करा, और उसके बाद फ्राइडे इन्होंने आंसर किया। मतलब लगातार 4 क्रॉस करके फ्राइडे इन्होंने आंसर किया। यही काम हम यहां पर भी करेंगे, मतलब गलत सवाल का हम भी गलत जवाब देंगे। तो देखिए 12 अगस्त का कोड कितना होता है, 3। 2002 है तो 2000 में यहाँ पर कोड 6 होगा, 0 2 एक्स्ट्रा है, लीप यहाँ पर भी 0 होंगे। सॉल्व करिए, 12 प्लस 3 15, 6 यहाँ पर 21, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 23 यहाँ पर भी बचेगा। बचने का मतलब है यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 12 यहाँ पर जो रखा है वो डेट है, अगस्त का कोड यहाँ पर 3 रखा गया है, 2002 है, तो देखिए 2000 का कोड यहाँ पर 6 है, 2 उसमें एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा में क्योंकि लीप नहीं बचे तो यहाँ पर 0 आएगा। सबको ऐड किया, यहाँ पर हमने 23 आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी आया था। तो अगर आप यहाँ पर देखें
तो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज चल रही है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 का मतलब क्या होता है, मंडे होता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मंडे ही आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब आप देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर शायद मेरे से मिस्टेक हुई है, 15 + 1 16, 6 22 और 1 23, नहीं ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो यहाँ इंग्लिश में देखिए 25 जनवरी है और यहाँ पर 15 जनवरी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, माफी चाहूंगा इसके लिए। देखिए हम इंग्लिश को ही क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं, तो हम इंग्लिश के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 25 जनवरी 2001 की यहाँ पर बात हो रही है कि हमें यहाँ पर फ्राइडे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर फ्राइडे दिया गया है। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्राइडे है, तो हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। देखिए 25 जनवरी का कोड क्या होता है स्टूडेंट्स, जनवरी का कोड यहाँ पर 1 होता है। 2000 का कोड देखिए, 2000 का कोड यहाँ पर 6 होगा, 01 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर लीप 0 होंगे। सबको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 + 1 26, 26 + 6 यहाँ पर होगा आपका 32 और 1 33, यानी कि यहाँ पर 33 आएगा। और 33 में जब आप ऑड डेज निकालेंगे तो यहाँ पर ऑड डेज आपके 5 आएंगे, और 5 का मतलब यहाँ पर थर्सडे होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए थर्सडे रियल में आंसर आना चाहिए, लेकिन ये थर्सडे ना करके एक आगे बढ़ के अपना आंसर करते हैं, यानी कि +1 करते हैं। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे 12 अगस्त 2002 के लिए। तो देखिए 12 अगस्त 2002 के लिए भी सेम काम करते हैं। 12 अगस्त का कोड स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 होता है, 2000 का कोड 6 होगा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 0 लीप ईयर होंगे। तो 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 + 2 23, यहाँ पर 23 आएगा। और 23 का मतलब क्योंकि 2 होता है, तो 2 का मतलब यहाँ पर मंडे आया। लेकिन आप सभी को पता है कि हमें +1 करना होगा, यानी कि हम अपना आंसर मंडे नहीं करेंगे, बल्कि +1 करके ट्यूसडे हम अपना आंसर यहाँ पर करेंगे। तो सही सवाल का यहाँ पर जो आंसर होगा वो मंगलवार होगा। आई विश कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज यूनिक इज कोडेड एज, यहाँ पर यूनिक की बात हो रही है। देखिए UNIQUE, यूनिक को यहाँ पर कहा जा रहा है CEIHCJ। अब आप देखिए इनकी वैल्यूज लिखते हैं पहले। यहाँ 21 है, यहाँ वैल्यू 14 है, यहाँ वैल्यू 9 है, यहाँ पर वैल्यू 17 है, यहाँ 21 और यहाँ पर 5 है। अगर आप देखें तो इनकी डिजिट जो है वो डबल डिजिट और सिंगल डिजिट दोनों आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है कि जो नंबर जिसमें 2 डिजिट्स हैं उनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। सो 2 + 1 यहाँ पर 3 होगा। 14 की बात करें तो 1 + 4 यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर तो सिंगल डिजिट पहले से ही 9 है। 1 + 7 करेंगे 8 आएगा, 2 + 1 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा, CEI, इसके बाद यहाँ पर H के बाद यहाँ पर C, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या करा गया है, 5 में 1 ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है, तब यहाँ पर 6 आया। तो देखिए CEIHC6 इस तरीके से लिखा गया। अब यही काम हमें कंसेप्ट के लिए भी करना है। तो देखिए CONCEPT यहाँ पर लिखा गया है। C की वैल्यू 3 है, O की वैल्यू 15 है, N 14 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 16 है और ये 20 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, 5 + 1 यहाँ पर 6 होगा, 4 + 1 यहाँ 5 होगा, 3 तो सिंगल डिजिट ही है, 5 भी सिंगल है। 16 की बात करें 6 + 1 7, लेकिन 20 को हम यहाँ पर +1 करके लिखेंगे, यानी कि 21 लिखेंगे। तो आंसर में क्या होगा, CFECE और G और उसके बाद 21। अब आप देखिए ये आपको कहां पर मिल रहा है, CFECEG 21 हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो आई विश कि ये रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, और बार ग्राफ की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 देशों की बात करी गई है, भारत, कोरिया, चीन, जापान और नेपाल, और उनके जो हवाई, सड़क, रेल और समुद्र, इन चारों माध्यम से जो परिवहन के द्वारा कच्चे माल का प्रतिशत है वो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं पहले सवाल को। किस देश में न्यूनतम मात्रा में माल का परिवहन हवाई मार्ग से किया गया। देखिए हवाई मार्ग से किया गया है सबसे न्यूनतम परिवहन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए हवाई वाला कौन सा है, हवाई वाला होगा यहाँ पर एयर, यानी कि ये वाला कलर। ठीक है, जो ये वाला कलर आप देख रहे हैं ये हवाई है। तो देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 20 नहीं, यहाँ 10 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई एक ही यहाँ पर हमारे पास ऐसा है जो कि कम है, और वो कम कौन सा है जल्दी से बताइए। तो आप सभी देख के यहाँ पर बता सकते हैं कि वो ये वाला है 10, यानी कि हम कह सकते हैं चाइना। तो यहाँ पर जो चाइना है उसका यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, और उसके बाद अगर आप जापान में देखें तो वहां पर भी आपको 10 दिख रहा है, मतलब चाइना और जापान में यहाँ पर कम है। सो चाइना जापान हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। आपको हवाई मार्ग वाला देखना है। आगे देखिए कोरिया देश के सड़क, वायु और रेल, देखिए ये कोरिया है, कोरिया के सड़क, वायु, रेल, मतलब ये वाले 3, पहले वाला छोड़ दीजिए, अगले 3 की बात हो रही है, मतलब इन 3 की बात हो रही है। ठीक है,
तो परिवहन द्वारा किए गए माल का जो औसत प्रतिशत है हिस्सा, वो किस देश के पानी के माध्यम से परिवहन किए गए माल के प्रतिशत हिस्से के बराबर है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई इनका एवरेज कितना है, 15, 25 और 20 का एवरेज कितना होगा। देखो 15 प्लस 25 प्लस 20 का एवरेज लेना है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 15 25 मतलब 40, 20 60 का मतलब 3 से डिवाइड करने पे 20, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 20 की बात हो रही है। परसेंटेज में लेंगे तो भी आ जाएगा भाई। अब आप देखिए 20 जो है वो पानी के बराबर होना चाहिए किसी किसी कंट्री के। अब आप देखिए पानी कहां पर है, पानी है सबसे पहला कलर रेड वाला, तो देखिए 20 कहां पर है, यहाँ 35 है, यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, लेकिन यहाँ 20 मिल गया। यानी कि इंडिया के जो पानी का परसेंटेज है जो कि 20 है, वो कोरिया के इन तीनों के एवरेज के बराबर है। ये क्वेश्चन था यहाँ पर, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। किस देश ने सड़क मार्ग से अधिकतम मात्रा में माल पहुंचाया। सड़क यानी कि रोड, यानी कि मरून कलर को आपको लेना है। देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है और यहाँ पर 20 है, तो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है बताइए, सबसे ज्यादा 30 यहाँ पर आ रहा है, इंडिया, यानी कि इंडिया ने सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से माल पहुंचाया है। चीन, जापान, नेपाल देशों को मिलाकर जल, सड़क और वायु के माध्यम से परिवहन किए गए माल का औसत क्या है। देखिए जल, सड़क और वायु, मतलब इस बार आपको ये वाले 3 लेने हैं, पहले वाले 3 लेने हैं, और वो भी किसके किसके, चीन, जापान और नेपाल के, सबके मिलाकर लेने हैं। तो देखिए ये है चीन, ये है जापान और ये है नेपाल, इन सबको मिलाइए और मिलाने के बाद औसत प्रतिशत भी निकालिए। तो देखिए सबको ऐड करते हैं, 45 प्लस 25 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू 70 है, प्लस 10 80, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 80 आई। 60 प्लस 20 80 प्लस 10 90, यहाँ पर वैल्यू 90 आती है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 25 35 मतलब हो गया 60 और 20 80, यानी कि यहाँ पर भी 80 आती है। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप देखिए यहाँ वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 250 बटे में 3 परसेंटेज में। ठीक है, तो 250 बटे 3, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के संबंध में जापान के जल के माध्यम से परिवहन किए गए माल के हिस्से में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आप देखिए जल की बात हो रही है भारत और जापान में, तो देखिए भारत में जल कितना था, जल मतलब पहले की बात हो रही है, तो भारत में जल था 20 और जापान में जल कितना है, सॉरी जापान में जल कितना है 60 है, तो यानी कि 20 से 60 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 40 की वृद्धि हुई। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो नीचे 20 आएगा, इनटू में 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 200% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। 200% का मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 कर्मचारियों के विभिन्न खर्चों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है एक तालिका के माध्यम से, और उस पर बेस्ड आपको यहाँ पर सवाल बताने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं ए बी सी और डी और ई, यहाँ पर 5 कर्मचारी हैं, उनके वेतन, उनका बोनस यानी कि अधिलाभ, ओवर टाइम, उनका एरियर, उनका मिसलिनियस यहाँ पर, और टोटल भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अपनी कुल आय की तुलना में अधिकतम बोनस अर्जित करता है। अब देखिए कुल आय की तुलना में अधिकतम बोनस किसने लिया, देखिए कुल आय कितनी है, यहाँ पर एक ही तो 400 है और बोनस इसका 100 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 400, यहाँ पर 100 जो है वो 400 का कितने परसेंट है, तो अगर आप देखें तो 100 400 का कितने परसेंट है, तो अगर हम इस बात को समझें तो आप कह सकते हैं भाई कि इंटू में x अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पर x का आंसर आएगा 25%, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर तो भाई 25% की बात हुई है, यानी कि जो बोनस है वो सैलरी का 25% है। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर ए है, बी है, ई है और डी है, सी है नहीं, तो सी को लीजिए ही मत, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। बी के ऊपर बात करते हैं। देखिए 200 से यहाँ पर 80 हुआ है ना, तो मतलब 80 जो है वो 200 का कितने परसेंट है, हमने माना x% है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल होके 40, यानी कि x का आंसर 40%, मतलब बी का जो बोनस है वो सैलरी का 40% है, तो यहाँ 40% हो गया। सी लेना नहीं है। 300 से देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 20 है वो 300 का x% होगा। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके x बराबर 20 बटे 3% आ गया, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो ये वैल्यू लमसम 6 होल 2/3% होगी, जो कि बहुत कम है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि कम है काफी। ए की बात करें 400 से 150 हो रहा है, मतलब 150 जो होगा वो 400 का x% के बराबर होगा। अगेन इंटू में x अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो 150 अपॉन में 4 हो जाएगा। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लमसम आपकी 35% आएगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है भाई, सबसे ज्यादा यहाँ पर 40% है ना, तो मतलब बी का यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। कर्मचारी ए के मामले में ओवर टाइम से होने वाली आय बकाया से होने वाली आय का कितना प्रतिशत है। देखिए ए के ओवर टाइम से होने वाली आय, तो देखिए ए का ओवर टाइम से होने वाला आय कितना है 200,
और बकाया कहाँ है, बकाया है 150। तो कितना ज्यादा है भाई, अगर आप यहाँ पर देखें ए के मामले में ओवर टाइम से होने वाली जो आय है वो आपकी 200 है, और वो बकाया से कितने, बकाया का कितने प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं कि 150 जो है, माफ कीजिएगा, ओवर टाइम से होने वाली आय बकाया से होने वाली, अच्छा 200 जो है वो 150 का x% है। ये यहाँ पर चीजें चल रही हैं, तो अगर x% है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 400/3% आएगी, और 400/3% को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, 133 सही 1/3%, क्योंकि आपसे पूछी जा रही है ओवर टाइम वाली बकाया के रिस्पेक्ट में, तो ओवर टाइम को आपको पहले लेना होगा। कितने कर्मचारियों का वेतन बोनस से आय के 3 गुना से कम है, बोनस के आय से 3 गुना से कम होना चाहिए वेतन। अब आप देखिए बोनस यहाँ पर 100 है, तो 100 का 3 करेंगे तो 300, तो अगर यहाँ पर 300 है तो भाई सैलरी तो ज्यादा है, ये नहीं हो सकता, काट दीजिए। 80 का 3 गुना करेंगे 240 आएगा, जी हाँ इस बार बोनस ज्यादा हो गया 3 गुना करने पे, तो बी को लेना पड़ेगा। 75 का 3 गुना करेंगे अगर तो भी 700 से कम होगा, आपको पता है, ये भी नहीं ले सकते। 20 का भी 3 गुना करेंगे 60 होगा, तो ये भी कम है, ये भी नहीं ले सकते। लेकिन 150 का जब 3 गुना करेंगे तो 450 आएगा, यानी कि ये 50 ज्यादा हो गया, इसको लेना पड़ेगा। तो दो ऐसे कर्मचारी हैं जिनका बोनस अगर 3 गुना कर दिया जाए तो वो सैलरी से ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी डी और ई के औसत वेतन के संबंध में कर्मचारियों ए और बी के औसत वेतन में कितना अंतर है। अब देखिए डी और ई का औसत वेतन कहाँ है, ये रहा डी, ये रहा ई। 300 + 400 का एवरेज लेंगे तो ये 700 होता है, 700 का अगर आप देखेंगे 2 से भाग करने पे तो ये 350 आएगा एवरेज। ए और बी का भी लेना है तो 400 और 200 की बात करते हैं, तो यहाँ पर एवरेज 600 बटे में 2 होगा, यानी कि 300 आ जाएगा। अब देखिए ये 300 है और ये 350 है, तो कितना ज्यादा है, साफ साफ देख के बता सकते हैं 50 ज्यादा है, तो यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्मचारियों ए और डी की ओवर टाइम और बकाया से कुल आय के बीच में कितना अनुपात है। अब आप देखिए ए और डी के ओवर टाइम और बकाया, ए का जो ओवर टाइम है वो कितना है, 200 है, और डी की अगर बात करी जाए तो 80 है, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि 280 जो है वो ए प्लस डी का ओटी है, ओटी का मतलब ओवर टाइम, और ए प्लस डी का अब हम एरियर निकाल लेते हैं, मतलब बकाया भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 130 है, मतलब यहाँ पर भी 280 आएगा, और दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो अनुपात 1:1 आएगा, मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई विश कि आपको ये भी बेहतर तरीके से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बेसिकली साइंस के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, 5 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, कफर सेल्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर लिम्फ। देखिए कफर सेल्स का काम क्या है, कफर सेल्स लीवर में पाई जाती हैं, लीवर जिसको आप यकृत कहते हैं, हेपेटिक सेल्स यहाँ पर होती हैं, और कफर सेल्स का काम होता है मरी हुई आरबीसीज का भक्षण करना। ठीक है, तो ये काम तो यहाँ पर नहीं होगा, मरी हुई आरबीसीज को कौन खाता है, कफर सेल्स खाती हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है आपके ब्लड की क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉट कराना, ये प्लेटलेट्स का काम है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का पिगमेंट भी है, जो आयरन की वजह से आपके कलर आपके ब्लड को रेड कलर देता है। आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, मतलब हीमोग्लोबिन और आरबीसीज यही क्या करती हैं, यही आप में आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करती हैं पूरी बॉडी में, ऊपर से नीचे तक। लिम्फ की बात करें तो जो लिम्फ आप देख रहे हैं ये क्या है, लिम्फ आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी भी आपको पता है 5 तरह की होती हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, है ना। तो ये सभी की सभी जो डब्ल्यूबीसीज है ये भी क्या है, ये भी आपके लिम्फोसाइट्स का पार्ट है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को ये मेंटेन करता है। तो क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन और आरबीसीज कैरी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए लाफिंग गैस की बात करें तो इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। 1772 में जोसेफ प्रीस्टले नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान से आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, प्रीस्टले, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें, लाफिंग गैस। उस स्थिति का नाम क्या है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। अब देखिए पर्याप्त प्लेटलेट्स अगर नहीं है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक बात सबको समझते हैं। देखिए अगर आपसे हम बात करें थ्रोम्बोपैथी, तो जब भी आपकी प्लेटलेट्स आप समझते हैं प्लेटलेट्स कई बार कम हो सकती हैं किसी भी रीजन से, जैसे मान के चलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडीज में भी अक्सर देखा गया है प्लेटलेट्स कम होती हैं। आपको कोई वायरल हुआ है, कोई फ्लू हुआ है तब भी हो जाता है, कोई जैसे मान चलिए आपको डेंगू हुआ है, डेंगू, इसको डेंगू मत पढ़िए, डेंगू हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं डेंगे।
तो अगर मान के चलिए मैं डेंगू ही बोल देता हूँ कॉमन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तो डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, है ना। प्लेटलेट्स का मतलब हम थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखो। आरबीसीज को जैसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ऐसे ही प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सो प्लेटलेट्स में किसी भी प्रकार की अगर हम बात करें, अगर कमी होती है या आपके लीजिए अधिकता होती है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके इसमें आती हैं, तो ये थ्रोम्बोपैथी है, इसका इलाज कराना पड़ता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के इलाज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थ्रोम्बोपैथी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो साइटोपिनिया और थ्रोम्बोएंजाइटिस, ठीक है, और इसके बाद थ्रोम्बोसाइथीमिया, इन तीनों को ध्यान से देखिए। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जहां पर क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जब प्लेटलेट्स कमी होंगी, इसको आपको समझना है। जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइथीमिया। और जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स जो है उनमें जो, जैसे मान के चलिए आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट्स भी आपकी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, आपकी आर्टरीज और वेन्स में। तो जब वहां पर स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिस। तो सभी मैंने आपको टर्म्स बता दिए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट्स की कमी होना, थ्रोम्बोएंजाइटिस का मतलब है स्मॉल ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स में सूजन का आना, थ्रोम्बोसाइथीमिया का मतलब है जब आपके बोन मैरो में एक्सेसिव अमाउंट में प्लेटलेट्स बनने लगती हैं। आपको पता है प्लेटलेट्स और ये जो आरबीसीज वगैरह होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, ये सब कहाँ बनती हैं, आपके बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। आपके बोन के अंदर दो तरह के बोन मैरो होते हैं, है ना, एक व्हाइट और एक येलो। चलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। शोर को किस पे मापते हैं हम, तो शोर मापा जाता है, आप सभी जानते हैं किसके अंदर, शोर को हम मापते हैं यहाँ पर डेसिबल के अंदर। ठीक है, सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर की होती है, किलोवाट में पावर होती है, समुद्री मील तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की बोलेंगे, वाटर में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस की इमेज यहाँ पर कैसी होती है, देखिए अगर मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ बना देता हूं मैं। मेरे पास जैसे कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जैसे एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है लाइक दिस। तो अगर यहाँ पर ये इस तरह से एक लेंस है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान के चलिए यहाँ से कोई अगर रे ऑफ लाइट आएगी, तो इससे टकरा के क्या होगा भाई, वो आगे निकल जाएगी, फैला देगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अभिसार करना, अभिसारी लेंस कहते हैं हिंदी में से। और अगर इसके ऑर्थो सेंटर से कोई निकलेगी लाइक दिस, तो ऑर्थो सेंटर से निकलेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पीछे आती हुई दिखेगी, है ना। यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये आपको ऐसे दिखेगी कुछ पीछे आते हुए। तो अगर ये पीछे आते हुए दिखेगी और जब आप इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कुछ यहाँ पर आके बनेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इमेज जो है कुछ ऐसी बनने वाली है यहाँ पर लाइक दिस। तो आप देखिए इमेज क्या हो रही है, ओरिजिनल से छोटी बन रही है ना, तो यहाँ पर आंसर होगा कि इमेज छोटी बननी चाहिए। तो छोटी देखो, बड़ा है यहाँ पर, ये तो हो नहीं सकता। पर आप देखो इमेज जो है इस सरफेस के ऊपर बन रही है, ऊपर बन रही है, तो मतलब क्या होगी, मतलब सीधी होगी। और अगर इमेज कभी नीचे बन जाए, तो आप बोलोगे उल्टी होगी। तो नीचे तो बन नहीं रही, इसलिए उल्टी का ऑप्शन कट गया, है ना, सीधी है। और अब आप देखो, अगर आप देखें तो इसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, इमेज बनते हुए आपको दिखाई दे रही है ना। तो अगर बनते हुए दिखाई दे रही है या फिर आपने इसको खुद बनाया है, तो यही चीज यहाँ पे समझनी है। ये इमेज यहाँ पर बन नहीं रही थी, हमने इस लाइन को पीछे एक्सटेंड किया है और उसके बाद बनाया है, मतलब ये इमेज आभासी होती है। तो बस हमें अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सो याद रखेंगे, आप इसको याद भी कर लीजिए, वेद, वीईडी शॉर्ट ट्रिक है ये इसकी, वेद याद कर लीजिए, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो कॉनकेव लेंस से माफ कीजिए बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आखिरी 5 क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश के हैं। देखिए ये इंग्लिश का एक पैसेज है, द टर्म प्लास्टिक वाज नॉट coined until 1909. The word was used by Leo H. Baekeland to describe a family of materials that included bakelite, a compound he created from coal tar. यानी कि कोल टार से उन्होंने बेकेलाइट नाम का एक कंपाउंड बनाया है। 1909 में प्लास्टिक नाम का शब्द सबसे पहली बार यूज किया गया लियो एच बेकेलैंड के द्वारा। In this modern world where everyone is trying to find ways to make our lives easier with new discoveries, plastic has become a part of everyday's life as it is convenient to handle. Since it is dumped carelessly without recycling, it causes harm to nature in different ways, leading to land pollution. यानी कि अगर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम प्लास्टिक को दबाते हैं तो ऐसी कंडीशन में लैंड पोल्यूशन होता है, रिसाइकिल करते हैं, अगर डंप्ड करेंगे उसके बाद रिसाइकिल करते हैं, तो रिसाइकिल करते समय आप उसको जमीन में जरूर दफनाएंगे डंपिंग के दौरान, तो ऐसे में लैंड पोल्यूशन होगा। एंड व्हेन रीचेस द वाटर हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। और जब ये प्लास्टिक ये सब वाटर बॉडी में जाते हैं, तो वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ को भी ये हैम्पर करता है।
Plastic is simply burned to avoid harming and other natural bodies if releases cancerous toxic fumes leading to air pollution. अगर आप इस प्लास्टिक को जलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये हार्म किसको पहुंचाएगा, हमारी नेचुरल बॉडीज को पहुंचाएगा, और ऐसी कंडीशन में एयर पोल्यूशन और बहुत सारा टॉक्सिक जो कैंसरस आप कह लीजिए एनवायरमेंट है वो हो जाएगा। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक को आप बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर सकते। matter so is it is only natural that when such matter is only increasing then the threat to nature also arises। जब इस तरह की सहूलियत का आप ज्यादा यूज करेंगे, इस प्रकार के प्लास्टिक का आप यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली नेचर के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। Many countries like Italy, Bangladesh, China, Kenya have taken initiatives to ban the use of plastic। इन देशों ने इनिशिएटिव लिया है, आगे बढ़ के आए हैं और उन्होंने अपने देशों में प्लास्टिक को बैन किया है। आर नॉट गिवन एनी टू द पब्लिक एट एनी चेकआउट काउंटर्स, और किसी भी प्रकार की चेक काउंटर्स पर ये पब्लिक को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो पैसेज पढ़ने के बाद पढ़ते हैं आगे। द टर्म प्लास्टिक वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय whom, तो किसने यूज किया था, अभी आपने पढ़ा, लियो एच बेकलैंड ने से यूज किया था। प्लास्टिक हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ, व्हाई, बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल, जी नहीं, ये डिग्रेडेबल तो होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से एवरीडे लाइफ में वो एक पार्ट बन गया है, जी नहीं, बिकॉज इट इज easy to available, yes, है ना, and because it is convenient to handle। तो अगर आप देखिए पैसेज को ध्यान से समझते हैं, एक बार फिर से वापस आते हैं क्योंकि आखिरी वाले जो दो ऑप्शन देख रहे हैं वो बहुत ही क्लोज हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि इन दिस मॉडर्न era world where everyone is trying to find ways to make our lives easier with new discoveries, and plastic has become a part of everyday's life because it is convenient to handle। तो हमें आंसर यहाँ पर मिल गया कि ये क्या होगा, कन्वीनियंट टू हैंडल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम करेक्ट टिक करेंगे। आगे देखिए, विच कंपाउंड वाज क्रिएटेड फ्रॉम कोल टार, कोल टार तो आपने अभी पढ़ा, इन्होंने बेकेलाइट बनाया था कोल टार से, ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज फूड द बिल। तो फूड द बिल का मतलब क्या होता है, टू पे द बिल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल को पे करने के लिए हम शॉर्ट में फ्रेज यूज करते हैं फुट द बिल। और आज की इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स डैश द कंट्री। तो अब आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर ऑफ का लगा दिया तो यहाँ पर मतलब हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कभी भी ऑफ का यूज ना करके, हमेशा ध्यान रखें ऐसी कंडीशन में इन का यूज किया जाता है, ऑफ का नहीं करते। अब बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ लगाएंगे, एट और इन में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ओवर में भी आप एट और ओवर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इन और ऑफ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन होगा। जब भी बहुत सारे लोगों में से आप किसी एक को अगर पॉइंट आउट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑफ का यूज ना करके हम इन का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स इन द कंट्री। जैसे मान के चलिए आपके घर में आपके फादर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो हम बोल सकते हैं कि माय फादर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली, ना कि ऑफ द फैमिली। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, परिवार में आपके पिता बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ना कि परिवार के पिता। तो परिवार में पिता होते हैं, परिवार के पिता नहीं होते, इसीलिए हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे, ना कि ऑफ का। तो देश में ये जो व्यक्ति है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो बहुत फेमस है। तो आई गेस अब आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा फैमिली वाले एग्जाम्पल के बाद। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये क्या होता है। तो देखिए आपके बॉडी में कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो जो एंडोक्राइनो ग्लैंड्स की जो स्टडी करता है उनको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये ग्लैंड कौन सी हैं, ये वही ग्लैंड है जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। जैसे अगर आप बात करें, थाइमस ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस है, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, जैसे ओवरीज हैं, टेस्टिकल्स हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी ग्लैंड है जो आपकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। मतलब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी है, माफ कीजिएगा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको बस जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी बॉडी का जो मिडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको जो जो ग्लैंड्स दिखेंगी वो सारी की सारी आपकी एंडोक्राइनो होती हैं। आप मान के चलें कि लगभग यही पोजीशन होती है स्टर्नम के पास वाली, ठीक है। तो आई विश कि अब आपको ये सभी के सभी 55 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। देखिए आप सभी के सामने ये आंसर की है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं चीजों को। माफ कीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर एरर दिखे तो आप एक बार देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मैंने करा है वहां से आप जरूर क्रॉस चेक करें अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर जो है वो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करूंगा कि इस यूपीएससी पीटी मॉक टेस्ट नंबर 1 की फॉर्म में इन सभी 55 क्वेश्चंस को आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा और आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
और ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया तो कमेंट सेगमेंट में जरूर मेंशन करें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटेड होगा और हम ऐसी वीडियोस बहुत ही जल्दी लाएंगे आपके लिए और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ये वीडियोस आपके पेपर से पहले अपलोड कर सकें। क्योंकि अगर आपका अप्रिसिएशन नहीं होगा तो एक लिमिटेड वीडियोस ही आप तक पहुंचेंगी, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से आप अप्रिसिएशन देंगे, आप कमेंट्स करेंगे, आप लोगों में, अपने दोस्तों में और जरूरतमंदों में जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करा सकें आपके मेन एग्जाम से पहले। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द डे।